आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब खबरें विस्तार से। कुरुक्षेत्र में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के दूसरे और आखिरी दिन की बैठक खत्म हो गई। बैठक में दिन भर मंथन का दौर जारी रहा और बैठक में भाजपा के साथ गठबंधन पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में भाजपा के साथ गठबंधन पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जरूर हुई। कुरुक्षेत्र में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की दूसरे और आखिरी दिन की बैठक आज खत्म हो गई। बैठक में दिन भर मंथन का दौर लगातार जारी रहा। बैठक में भाजपा के साथ गठबंधन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में भाजपा के साथ गठबंधन पर अंतिम फैसला हो सकता है या चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जरूर हुई। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमल मिड्ढा। जी कमल, जिस तरीके से आज पूरा दिन भर बैठक का दौर यहां पर जारी रहा भाजपा का, लेकिन गठबंधन पर यहां पर कोई फैसला नहीं हो पाया। हालांकि कयास से लगाए जा रहे थे कि आज इस पर फैसला हो सकता है, तो किस नजरिए से आप आज इस बैठक को देखते हैं? क्या कुछ खबर यहां से निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल विवेक, अगर बात करें तो विधानसभा चुनावों को लेकर जो है ये बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक जो है कुरुक्षेत्र में 2 दिन तक चली और उसमें जो है जितने भी प्रदेश के जो बड़े नेता थे और जितने भी नवनिर्वाचित सांसद थे वह यहाँ पर जो है मीटिंग में मौजूद रहे थे। और ऐसा नहीं है कि भाजपा और बीजेपी गठबंधन के बीच चर्चा नहीं हुई। पहले ही दिन से जो है मीटिंग शुरू होने से पहले ही बीजेपी के नेताओं के जो है बयान साफ तौर पर सामने देखने को मिल रहे थे, जिसमें वह भाजपा सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई और दूसरे नेताओं को जो है आड़े हाथों ले रहे थे। लेकिन जो है अगर बात करें अहम फैसले की जो बीजेपी भाजपा गठबंधन आखिर कितना समय चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इस पर वो फैसला लेते रहते जो है इस मीटिंग में रह गए। क्योंकि मुख्य तौर पर अगर बात करें तो बीजेपी सरकार को भी जो है इन दिनों 2-4 होना पड़ रहा है। जैसा कि बीजेपी की हमारे से कुछ सूत्रों से बात हुई तो जिस तरह से रेलवे के दाम बढ़े हैं या दूसरी महंगाई के रेट बढ़े हैं, तो बीजेपी के जितने जो आलाकमान के नेता हैं वह उस मामले में काफी व्यस्त है, जिसके चलते जो है आलाकमान की बगैर मंजूरी के जो है वो फैसला कहीं ना कहीं जो है रुक गया है, जिसके चलते फिलहाल अभी बीजेपी इस पर जो है अभी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। विवेक जी कमल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ तो राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई और अन्य मुद्दों में उलझी हुई है, तो वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी अब चाहेगी कि इस फैसले को अभी ना लिया जाए, जिससे असंतोष का माहौल हरियाणा में फैले। क्योंकि हरियाणा में इस समय जो लोकसभा चुनाव की स्थिति थी, काफ़ी बेहतर स्थिति भाजपा की थी, तो चाहेगी कहीं ना कहीं स्थिति को बरकरार रखा जाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात करें जिस तरह से बीजेपी का देश भर में माहौल जो है चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो है खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते बीजेपी के नेता जो है अब काफी कुछ बोलने से जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रेल के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर कांग्रेस भी जो है कल हरियाणा भर में 11 बजे जो है रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन छेड़ रही है, प्रदर्शन करेगी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का जो भाजपा गठबंधन का फैसला था वो अब टलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पर बातचीत जरूर हुई, 2 दिन की जो मीटिंग रही, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय इस बात पर नहीं लिया गया। विवेक कमल, अगर बात करें हम इस बैठक की, तो इस बैठक में और कौन कौन से अहम मुद्दे थे जिन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है इस पर बात की गई कि लोकसभा चुनाव में किसने कितनी जीत की है और अगर जो 3 सीटों पर जो हारा है गठबंधन उस पर भी जो है चर्चा की गई, उसका भी जो है रिजल्ट क्या रहा उस पर जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहां पर जो है निश्चित तौर पर विधानसभा चुनावों में जो मजबूती लाने की बात की गई, चाहे वो हिसार की सीट हो, चाहे वो रोहतक से जहाँ से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं वहां की सीट हो, या फिर सिरसा की सीट हो जो आईएनएलडी के खाते में गई है, तो उन 3 सीटों पर जो है निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपना जोर डालने की बात कही है।
और अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, अगर बात करें बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो है जोश डालने की बात की गई है और हर नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं जो जिला स्तर पर जो है कमेटियों का गठन करेगा ताकि विधानसभा चुनावों में और मजबूती से बीजेपी उभर कर सामने आ सके। जी कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता कमल मिड्ढा जो बता रहे थे कि इस बैठक में कई और अन्य अहम विषयों पर भी चर्चा हुई। जींद में इंसाफ रैली के दौरान वीरेंद्र सिंह न सिर्फ कांग्रेस पर बरसे बल्कि बगावत करने के भी संकेत दे दिए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान आगामी विधानसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ाती है तो वे कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने ऐलान किया कि आगामी 1 महीने के अंदर अंदर हिसार या कैथल में वे एक राज्य स्तरीय रैली कर हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका करेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजकुमार गोयल। जी राजकुमार, बताएं जिस तरीके से आज वीरेंद्र सिंह ने यहां पर काफ़ी बड़ा धमाका इस बात को कहकर ही कर दिया है कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसमें चुनाव लड़ते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र चौधरी इस बार काफ़ी बगावती सुर अब अपनाए हुए हैं। ये बिल्कुल पिछले कई दिनों से बिल्कुल निगाहें टिकी थी पूरी राजनीति, पूरी हरियाणा की राजनीति की कि वीरेंद्र सिंह किस प्रकार का खुलासा आज की इंसाफ रैली में करेंगे। तो जैसे इंसाफ रैली शुरू हुई, सैकड़ों की तादाद में बिल्कुल इसके जो समर्थक थे उस रैली में मौजूद थे। जिला स्तरीय रैली थी इंसाफ रैली, इसमें बिल्कुल साफ कह दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, यदि जो कांग्रेस हाईकमान है, अगर सोनिया गांधी हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पद के दावेदार दिखाकर अगर विधानसभा चुनाव लड़वाती है तो वे किसी भी कीमत पर कांग्रेस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह उनका अंतिम फैसला है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगले 15 दिन या 1 महीने तक जींद, हिसार या कैथल में किसी एक जगह पर एक विशाल रैली करके वो प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा धमाल कर देंगे, बहुत बड़ा धमाका करेंगे और जिसके चलते बिल्कुल कांग्रेस को पता चल जाएगा कि किस प्रकार का नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। जी राजकुमार, अगर बात करें इस समय मौजूदा समय की कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में इस समय गुटबाजी पूरे जोर पर है। जिस तरीके से वीरेंद्र चौधरी ने यहाँ बगावत का बिगुल फूंक दिया है, किरण चौधरी यहाँ पर बगावत पर हैं और कई अन्य बड़े नेता भी इसमें बगावत में है, तो कहीं ना कहीं एक जो परिस्थिति है कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल होती जा रही है। ये देखिए बिल्कुल साफ है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बराबर दावेदार रहे हैं जितने भी विधानसभा चुनाव प्रदेश में हुआ पिछली बार, तो हर बारी में उन्होंने अपनी अपनी दावेदारी दिखाई है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बने हैं। तो ऐसे में बिल्कुल इनका विरोधी क्षमा मानना जाता रहा था, लेकिन ऐसे साफ तौर पर किसी भी चुनाव में बिल्कुल साफ तौर पर सामने नहीं आए थे इस प्रकार का विरोध करके। लेकिन अब पहली बार इस प्रकार का विरोध इन्होंने सामने जता दिया है और कांग्रेस हाईकमान को भी अल्टीमेटम दे दिया है। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव कांग्रेस सीट से नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय अगर वीरेंद्र सिंह का उनको नेतृत्व मंजूर नहीं है हाईकमान को, तो इसके अलावा और बहुत से ऐसे समीकरण हैं। उन्होंने किरण चौधरी का नाम लिया, कैप्टन रेवेन्यू का नाम लिया, शैलजा का नाम लिया, किसी को भी किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाए बिल्कुल मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। इस प्रकार का खुलासा करके प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा धुमाल आ दिया है और पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही थी कि जो दिग्गज नेता है राज्यसभा के जो सांसद है चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। सोनीपत से जो लोकसभा के सांसद हैं गणेश कौशिक, उन्होंने भी कल खुलासा किया था कि कभी भी चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं और उनकी बिल्कुल इस प्रकार की बिल्कुल संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आज बिल्कुल ये साफ जाहिर लग रहा था कि आज की रैली में बहुत बड़ा धमाल करेंगे, या तो वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे या फिर बिल्कुल अल्टीमेटम दे देंगे कांग्रेस हाईकमान को। और आज जैसा ही लग रहा था उसके अनुसार आज इन्होंने कांग्रेस हाईकमान को अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द ही उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जल्द ही बिल्कुल इसको अलविदा कह देंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम लेंगे। इस प्रकार का संकेत आज की जो इंसाफ रैली से दिया गया है। जी राजकुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता जींद से राजकुमार गोयल जो बता रहे थे कि वीरेंद्र सिंह ने बगावती सुर तेज कर दिए हैं और वह साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से विधायक विनोद शर्मा ने आज अंबाला में एक पत्रकार वार्ता कर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। शर्मा ने अपनी पार्टी का नाम जनचेतना पार्टी रखा है। शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान कर दिया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अंबाला से विधायक विनोद शर्मा ने अंबाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान हरियाणा में लॉन्च होने वाली अपनी नई पार्टी के नाम का खुलासा किया। हरियाणा में पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा के बाद पार्टी लॉन्च करने वाले विनोद शर्मा कांग्रेस के दूसरे विधायक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अंबाला से विधायक का आज अंबाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद विनोद शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान विनोद शर्मा ने बताया कि वह लगभग 45 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी नई कार्यकारिणी घोषित कर चुके हैं और जल्द ही 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकारिणी बना दी जाएगी। विनोद शर्मा ने प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का भी ऐलान किया। हमें जो नाम मिला है, जो नाम मतलब अप्रूव हुआ है, वो जन चेतना पार्टी के नाम से मिला। जन चेतना के नाम से पार्टी शुरू करेंगे। जन चेतना के नाम से ही प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए 90 पूरी हों कह नहीं सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द 90 सीट्स, मे बी 80, मे बी 85, मे बी 88, सो आई कांट कमिट के 90 की 90 होंगी, लेकिन 90 की मोस्ट ऑफ द सीट्स पे हम लड़ेंगे। और ज़्यादातर सीटें 80 भी हो सकती हैं, 85 भी, 1-2 की इधर हो जाए, लेकिन अभी संभावना यही है कि सब सीटों पे लड़ेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान पंडित विनोद शर्मा ने हुड्डा सरकार को गोहाना रैली में युवाओं को रोजगार देने की बात याद दिलाते हुए चेताया कि अगर सरकार ने इस बार चहेतों को नौकरी देने की बात की तो वह हर तरह से इसका विरोध करेंगे और इस सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि ये महज घोषणा है। ये स्वाभाविक है कि अगर उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, पहले एडवर्टाइज किया जाएगा, फिर 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, फिर इंटरव्यू की डेट्स दी जाएंगी और इंटरव्यू की डेट्स देने के वक्त तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता का बहाना बनाकर ये कहा जाएगा कि हमने तो नौकरियां देनी थी, हमारा तो मन था, लेकिन अब क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो हमारी मजबूरी है, हम नहीं दे सकते। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह जाएंगी क्योंकि चुनाव में थोड़े ही दिन बचे हैं। विनोद शर्मा ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो 2 दिन में नौकरी देने की प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। आवेदन पत्र मांग लिए जाएं सबके, और जो पैरामीटर्स बने हैं, जो मापदंड बने हैं, उन मापदंडों को मानते हुए अगर कंप्यूटराइज करके आप एक कमांड दे देते हैं कि इस कमांड के जरिए जो बच्चे, अगर 500 नौकरियां हैं, जो बच्चे 500 पहले आते हैं, इनके तहत उनको सिलेक्ट कर लिया जाए तो 2 दिन में ये प्रक्रिया पूरी होकर उनको नौकरियां दी जा सकती है। जब पंडित विनोद शर्मा से पूछा गया कि पार्टी ऐलान के बाद पूरे हरियाणा से वह कहां से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, अंबाला से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्हें अंबाला से बहुत लगाव है। अंबाला से धर्मवीर पासी के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। मुख्यमंत्री हुड्डा ने बल्लभगढ़ में मेट्रो परियोजना का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान विधायक शारदा राठौर ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री द्वारा 5 अरब रुपए की बल्लभगढ़ को दी गई सौगातों के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। मंच पर विधायक रघुवीर सिंह तिवतिया, विधायक आनंद कौशिक और मंत्री शिवचरण शर्मा भी मौजूद रहे। भिवानी रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाल सेवा आश्रम से 2 लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। आश्रम वालों का मानना है कि दोनों दीवार फांदकर फरार हो गई हैं। इस घटना में रविवार की है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवानी के एक बाल सेवा आश्रम से 2 नाबालिग लड़कियों के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इनमें से कविता की उम्र 17.5 साल की है, जबकि दूसरी मनीषा की उम्र केवल 8 साल की है। कविता को इसी 11 जून को बाल सेवा आश्रम में लाया गया था। कविता अपने घर से संदिग्ध हालात में फरार हो गई थी। जब वह मिली तो उसने परिजनों के साथ जाने से साफ मना कर दिया।
इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे आश्रम में छोड़ा गया। वहीं भिवानी के हनुमान गेट की 8 साल की मनीषा को भी इसी आश्रम में 29 जनवरी को लाया गया था। मनीषा को भिवानी पुलिस राजस्थान के राजगढ़ से लेकर आई थी। मनीषा को उसके परिजनों ने राजस्थान में बेच दिया था। बताया जा रहा है कि कविता शनिवार को अपने साथ मासूम मनीषा को भी भगा कर ले गई। इसका पता तब चला जब आश्रम में रहने वाली लड़कियों की गिनती की गई। फौरन ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। एक लड़की तो मनीषा थी जो आश्रम की लड़की थी, दूसरी लड़की थी कविता जो प्रेम प्रसंग से भाग करके आई हुई थी और पुलिस यहाँ आकर के छोड़ गई थी। और हमने बार बार पुलिस को ये बात कही है कि हमारा आश्रम इससे ख़राब होता है। ये जो प्रेम प्रसंग की या इधर उधर आवारा लड़कियाँ होती हैं उनको हमारे आश्रम में ना छोड़ा जाए, लेकिन पुलिस वाले दबाव बना करके और उन बच्चों को हमारे पास ये कह करके छोड़ जाते हैं कि हम 1-2 दिन में ही इसको यथास्थान भिजवा देंगे, लेकिन यहाँ छोड़ने के बाद फिर वो भूल जाते हैं और ऐसी अनेक लड़कियाँ हमारे यहाँ आती हैं तो सारे आश्रम को ख़राब करती हैं। वहीं थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि दोनों लड़कियों की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। लड़कियों की तलाश के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को सूचित कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द लड़कियों की तलाश की जा सके। हमें सूचना मिली थी कि भिवानी बाल आश्रम से 2 बच्चियाँ, जिसमें एक का नाम कविता है और एक का मनीषा है, ये दोनों लड़कियाँ कल से गायब हैं। तो इस समय सूचना मिलने के बाद हम जब वहाँ पहुँचे तो जो पता किया तो ये पता लगा कि कल सुबह से ही जैसे ही उनका गेट खुलता है अंदर से, उसके बाद में शौच वगैरह के लिए बाहर जाती हैं, अंदर जो टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं वहाँ से ये दोनों लड़कियाँ गायब हैं, जिस पर हमने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके जाँच इसकी शुरू कर दी है। आश्रम के प्रबंधकों का कहना है कि कविता जैसी लड़कियों को अस्थायी तौर पर छोड़ा जाता है, मगर बाद में प्रशासन के ध्यान नहीं देने पर वह आश्रम में स्थायी रूप से रहने लगती हैं। इनमें से कुछ लड़कियां असामाजिक प्रवृत्ति की भी होती हैं और वह खुद तो अनुशासन भंग करती ही है, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। कविता खुद तो आश्रम से भागी ही मासूम मनीषा को भी अपने साथ भगा कर ले गई। भिवानी से सतपाल पंघाल के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। करनाल स्थित हरियाणा का एकमात्र नारी निकेतन संस्थान एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां नारी निकेतन की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए एक और लड़की यहां से दीवार फांदकर फरार हो गई। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से बरामद कर लिया। लड़की का सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाकर उसे फिर से नारी निकेतन भेज दिया गया है। बरामद हुई नाबालिग लड़की की उम्र 16 साल है। उसे कुछ ही दिन पहले फरीदाबाद से करनाल नारी निकेतन लाया गया था। यह लड़की बुधवार को नारी निकेतन की दीवार फांदकर फरार हो गई थी। इसके बाद सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को शनिवार सुबह फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से बरामद किया। वैसे करनाल के नारी निकेतन से लड़कियों के भागने का यह कोई पहला मामला नहीं था। यहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के अनुसार वो यहाँ पर मतलब नारी निकेतन में रखी गई थी और वो यहाँ से निकल के चली गई थी। तो जब इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो उसकी हमने एक जो है ना टीम गठित की थी ताकि हम उसको बरामद कर सकें। और आज ही हमने रात को इसको जो है ना उस टीम ने बड़ी मेहनत से लगन से काम करते हुए बल्लभगढ़ से उसको बरामद कर लिया है और ला के उसको मजिस्ट्रेट साहब के सम्मुख पेश करके और फिर हमने उसको दोबारा से नारी निकेतन में तो सर दाखिल करा दिया। पता चला कैसे भागी? दीवारें भी ऊंची है, कैमरा भी लगा हुआ है वहाँ। इसके बारे में जो है ना वो लड़की ने अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया कि वो कैसे गई थी। बाकी वहाँ पे तारे और वो सब कुछ लगी हुई हैं, तो हो सकता है वो दीवार फांद के ही गई हो। बात करते हैं इराक में जारी संकट की। संकट से घिरे इराक के मोसूल में अगवा किए गए 39 भारतीयों की रिहाई के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। अपहरणकर्ताओं की पहचान के संकेत होने के बाद सरकार क्षेत्र के देशों से संपर्क बनाए हुए ताकि संकट का हल निकाला जा सके। सरकार ने कहा है कि बंधक बनाए गए सभी भारतीय सकुशल हैं तथा उनकी रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और वह इस काम में पूरे तरीके से लगे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार बंधक बनाए गए भारतीयों की रिहाई के लिए इराक में इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट से संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि सभी 39 भारतीय सकुशल हैं। इराक में आबादी के मामले में दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल से निर्माण कार्य करने वाले 40 भारतीय कामगारों को सुन्नी आतंकवादियों द्वारा अगवा किया गया था। इनमें से एक अपहरणकर्ताओं की कैद से बचकर भाग निकला आया।
इराक में सेना और आतंकियों के बीच जारी भीषण जंग का दर्द हिंदुस्तान में भी महसूस किया जा रहा है। हरियाणा के करनाल जिले में लगभग 2 दर्जन ऐसे परिवार हैं जिनके अपने इराक में फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों के परिजन उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। उनसे इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन ने उनकी सुध लेने की जरूरत महसूस नहीं की और न ही उनके अपनों को सुरक्षित रिहाई के लिए कोई पहल की है। ये है करनाल जिले का रामपुरा गांव। ऊपरी तौर पर यह भी किसी दूसरे गांव की तरह ही है, लेकिन आज इस गांव में मातम पसरा हुआ है। कल तक ये गांव भारत के हजारों गुमनाम गांवों में से एक था, लेकिन आज ये सुर्खियों में है। इस गांव से एक नहीं बल्कि 4 नौजवान इराक में फंसे हुए हैं। रामपुरा गांव के 4 परिवारों को अपने बेटों के इराक से लौटने का इंतजार है। इनके नाम सुरजीत, धर्म सिंह, सुशील कुमार और हुक्म सिंह है। इनके परिजन 24 घंटे हाथों में इनकी तस्वीर लिए इन्हें निहारते रहते हैं और ऊपर वाले से इनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। सुशील की पत्नी रीना भी उन्हीं में से एक है। रीना को अपने पति के इराक में फंसे होने की टीस है तो गुस्सा इस बात का कि अब तक इराक में फंसे रामपुरा गांव के युवकों के परिजनों की सुध लेने कोई नहीं आया। रीना की तरह सीमा भी घबराई हुई है। सीमा बार बार अपने पति सुरजीत की तस्वीर को निहारती है और ये सोच कर परेशान हो जाती है कि सुरजीत भारत कैसे लौटेगा। कुछ यही हाल इराक में फंसे एक और युवक हुक्म सिंह की पत्नी कांता का भी है। कांता अपने पति की सलामती को लेकर बहुत परेशान है। कांता का कहना है कि उनके पति हुक्म सिंह इराक की राजधानी बगदाद में फंसे हुए हैं। उनसे फोन पर बात तो हुई है, लेकिन वहां के जो हालात हैं उससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। न केवल रामपुरा बल्कि आसपास के गांवों के 20 से 25 युवकों के इराक में फंसे होने की बात कही जा रही है, लेकिन उनकी वापसी कब होगी ये किसी को नहीं मालूम। परिजनों में प्रशासन के रवैये को लेकर भी आक्रोश है। हमारे आसपास के गांव से कम से 25-30-35 लड़के बाहर इराक में फंसे हुए हैं। हमारे प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई खबर लेने के लिए नहीं आया। जहाँ तक हमारा सवाल है, जो हमारा अश्विनी चोपड़ा जी सांसद है, उसका फर्ज बनता है, जो मैंने दिल्ली के लिए भेजा था उसने भी हमारे यहाँ किसी भी तरह कोई भी नुमाइंदा नहीं भेजा भी गांव में क्या हालात है। जो ये परिवार है वहाँ गया है, इनके पास खाने के लिए दाना भी नहीं है। इन्होंने कहाँ से रुपये ब्याज पे उठाकर अपने लड़कों को पैसा कमाने के लिए भेजा, पर उन्होंने प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई भी किसी भी तरह की कोई सहायता वाला नहीं है। अनुमान है कि इराक में करीब 10,000 भारतीय फंसे हैं। सरकार के पास भी विकल्प सीमित हैं। ये सब जानते हैं कि इराक में फंसे भारतीयों को वापस लाना आसान काम नहीं है, लेकिन वह कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, सो इन्हें भी अपनों के घर लौटने का इंतजार है। इन्हें पूरी उम्मीद है कि हजारों मील दूर फंसे उनके अपने जरूर आएंगे। तब एक बार फिर उनके घर में खुशियों का सूरज निकलेगा। करनाल से कमल मिड्ढा के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।